Hello friends, good afternoon. Welcome to ACME Commerce Academy. 10th के स्टूडेंट they are eagerly waiting for the results. क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया होगा कि आपको कॉमर्स करना है, साइंस करना है, आर्ट्स करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है आगे जाके. So all of you must have made up your mind. CBSE and ISC उनका ऑलरेडी 10th का रिजल्ट आ चुका है. सो उसके लिए आज हम आए हैं डेमो लेक्चर्स. नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टेक डिसीजन रिगार्डिंग योर कैरियर ऑप्शन, लाइक किसी ने सोचा होगा भाई हम साइंस में जाएंगे, कोई किसी ने सोचा होगा कॉमर्स में जाएंगे. जो स्टूडेंट कॉमर्स में आने वाले हैं, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन, अ वेरी गुड डिसीजन. व्हाई? क्योंकि इन टुडेज डेट, आज की तारीख में कॉमर्स में जो अपॉर्चुनिटीज है वो शायद पहले कभी भी नहीं थी. सो यहाँ पे यू हैव बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटी. देयर आर मेनी थिंग्स विच कॉमर्स स्टूडेंट कैन डू. आपको बैंकिंग में ऑप्शंस है, इंश्योरेंस में ऑप्शंस है, आपको यू कैन से CA, MBA. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस. तो आज हम लेके आए हैं डेमो lectures for bookkeeping and accountancy. Now, bookkeeping and accountancy ये कॉमर्स का एक कोर सब्जेक्ट है कि विदाउट बुककीपिंग कॉमर्स इज इनकम्प्लीट. बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर कॉमर्स इनकम्प्लीट है. इट इज लाइक अवर गॉड, हमारा भगवान, कॉमर्स वालों का भगवान. तो आइए आज देखते हैं हम व्हाट इज बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. उससे क्या होता है कि व्हेन यू एंटर द स्कूल लाइफ, पहले आपने क्या किया? पहले हम ABCD सीखे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ पे आपने 1 to 10 सीखा होगा, टेबल सीखे होंगे, वहाँ से आप आज 10 तक जा पहुँचे. अब 11th भी जो है वो 11th क्या है? बेस है. चाहे आप कॉमर्स करो, चाहे आप साइंस करो, चाहे आर्ट्स करो, 11th जो होता है 11th ईयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका बेस है. तो जब हम बेस सीखते हैं तो हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता, दिमाग खाली होता है, हमें सब इनपुट लेना है. तो मेरे जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उससे ये रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में इनपुट आने हो, चीज़ों को भरो, क्योंकि आप टोटली नए फील्ड में जा रहे हैं. अप टू 10th स्टैंडर्ड आपके जो सब्जेक्ट्स थे, लाइक आप हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ, साइंस, यही सब पढ़ते थे, सालों तक आपने यही पढ़ा. नाउ आप कुछ नया सीखने जा रहे हो. तो जब नया सीखने जा रहे हो तो जितना भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो उतना नॉलेज एक्वायर थ्रू योर फैमिली, थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर टीचर्स. अभी जो आपके टीचर्स हैं, फ्यूचर में जो आपके टीचर्स होने वाले हैं, तो उनसे जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो. नाउ जब आप 11 में आओगे तो 11 में आप मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो. 2 लैंग्वेजेस तो है, इंग्लिश एंड सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हमारे. इसके अलावा हम 4 मेन सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. तो 4 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले. तो आइए आज एक सब्जेक्ट की हम शुरुआत करते हैं थ्रू डेमो लेक्चर्स, विच इज बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके, नाउ टोटली आपके लिए नया सब्जेक्ट है. सो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट का मीनिंग समझते हैं कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है. जैसे कि बुककीपिंग है, इसका मीनिंग क्या है? अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बुककीपिंग? सी, आप अभी आपका 10th का मार्कशीट आया होगा, 10th का लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा आगे जाके. हम सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको कहीं ना कहीं कंजर्व करते हैं, कहीं उसको फाइल करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से यूज होने वाले हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. तो आप क्या करोगे? उसको कोई अच्छी जगह पे उसको फाइलिंग करके रखोगे ताकि वो ख़राब नहीं हो, फटे नहीं, ये सारी चीज़ें. सेम वे जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम रोज़ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, हम किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट लेते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं. सो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं. अब ये सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड
हमारी सबकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं है कि हम इसको याद रख सकें, तो हमें इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना। तो बुक कीपिंग क्या है? अभी देखो मैं बुक कीपिंग मीनिंग लिखता हूँ। बुक कीपिंग इज एन आर्ट of recording business transactions in the books of accounts. Bookkeeping क्या है? Bookkeeping is an art of recording business transaction in the books of accounts. अभी books of accounts क्या होते हैं? So इसी books of accounts को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। Books of accounts in a systematic manner. तो see books of accounts इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज जर्नल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं इनटू जर्नल। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, सबसे पहली एंट्री कहाँ करेंगे? हम जर्नल में। Secondary books of accounts are ledger, cash book, petty cash book, purchase book, sales book, etc. These are the few examples, कुछ example. So, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो उसी बुक कीपिंग में दो मेथड्स हैं, एक सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और एक डबल एंट्री बुक कीपिंग। नॉर्मली हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। नाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है कि there are always two effects. कोई भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट। The first effect we will record in journal, and second book we will record in secondary books of accounts or subsidiary books of accounts, that is ledger, cash book, petty cash purchase or sales. So these are the books of accounts. आइए देखते हैं भी what do you mean by accounting? Accounting का मीनिंग क्या है? Bookkeeping हमने देखा, bookkeeping is an art of recording business transaction in the books of accounts in a systematic manner. मीन्स हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमेटिकली, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज हमने कहा। सो बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग पार्ट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज अ वाइड सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। उसके छोटा सा पार्ट क्या है? बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ रिकॉर्डिंग, दैट्स ऑल। रिकॉर्डिंग के अलावा हम उसमें कुछ भी नहीं करते। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। Accounting is a process of recording, classifying, summarizing, and interpreting business results. So what is accounting? Accounting is a process of recording, classifying, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? ओनली रिकॉर्डिंग। बट अकाउंटिंग क्या है? वाइड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड्स बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग नैरो कॉन्सेप्ट है एंड अकाउंटिंग वाइड कॉन्सेप्ट है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग वी क्लासिफाई इनटू वेरियस अकाउंट्स, समराइजिंग, एंड ऑफ द ईयर हम हमारी arithmetical errors find out करना चाहिए। See, we are human being, हम गलतियाँ करते हैं। तो to find out arithmetical accuracy, what we do? We make a summary called trial balance and interpreting business results. कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटी। तो ये सारा हम कहाँ पे करते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं। सो आई होप अभी तक आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। Bookkeeping है, it's an art of recording business transaction in a books of accounts in a systematic manner, whereas accounting is a process of recording, classifying, summarizing, and interpreting business results. Clear? क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं एंड इंटरप्रेट means explanation. कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स है, कितने लायबिलिटी, राइट? अभी आगे जाके हम कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग टर्म्स। सी अकाउंट्स, एज मैंने पहले बताया कि इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स नए नए आने वाले हैं।
नए नए यूज होने वाले जो हमें समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए पहले उसकी मीनिंग समझनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा आपको ये रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, डॉक्टर वो रिपोर्ट आपको चिट्ठी पे लिख के दे देता है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है जो हमें समझता नहीं है, बट वो किसको समझेगा? पैथोलॉजिस्ट है जिसके पास हम रिपोर्ट निकालने जाते हैं, वो 2 मिनट में समझ जाएगा। व्हाई? इट इज द डे टू डे लैंग्वेज। वैसे ही बिजनेस में हमारी डे टू डे लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसकी खुद की एक टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है जो कॉमन मैन को समझ में नहीं आएगी। आई मीन दोज हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड या एनी अदर फील्ड, उनको ये टर्म्स समझ में नहीं आएगी। तो आइए पहले उसका मीनिंग, सबसे पहले हम कवर करते हैं एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट मतलब क्या? एसेट मीन्स बिजनेस प्रॉपर्टीज। Business properties like furniture, land, building, machinery, cash, bank balance, ये सब क्या हमारे business की property है, और it is an economic resource. So assets are an economic resource or business properties. It is an economic resource or business properties जिसको हम क्या बोलते हैं? asset is known as assets. Example, land, machinery, building, cash, goods. These are all our assets, right? Next term लेते हैं liabilities. See, जो टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए जो भी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज मैंने बहुत ही ईजी यूज की ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ सके। प्योरली अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ? नॉर्मल लैंग्वेज, ताकि स्टूडेंट को आसानी हो। लायबिलिटीज मीन्स व्हाट? लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट विच इज पेएबल टू अदर्स। मुझे और किसी को पेमेंट करना है, वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसको हम कॉमन हिंदी वर्ड में इसको हम बोल सकते हैं कर्जा, उधार। हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, इट इज पेएबल, उसको वापस पे करना है। सो लायबिलिटी मीन्स amount which is payable to others is known as liability. उसको बोलते हैं liability. Example, bank loan, bank overdraft, creditors, etc. ये क्या है? बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैं जितने भी ये वर्ड्स लिख रहा हूँ ना, ये हम वापस आगे जाके उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं एक चीज बता देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मीन्स समथिंग विच इज ओवरड्रॉन, जितना है उससे हम ज्यादा निकाल रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, बैंक में मेरे पास 20,000 रुपीज का बैलेंस है करंट अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में, और मुझे किसी को 80,000 का चेक देना है, राइट? अब फिलहाल मेरे पास तो 80,000 है नहीं, 20,000 है, और मुझे 80,000 का किसी को चेक करना, पेमेंट करना। मैं मेरे बैंक के पास जाता हूँ, बैंक मैनेजर को बताता हूँ, सर मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मेरा बहुत सालों से आपके पास अकाउंट है, तो प्लीज़ आप कुछ कोऑपरेट कीजिए। सो बैंक मैनेजर क्या कर देता है? बैंक मैनेजर मुझे ओवरड्राफ्ट लिमिट सेंक्शन कर देता है। मतलब कि मेरे अकाउंट में 20,000 है, बट अगर मेरे अकाउंट में 80,000 का चेक गया तो वो बैंक पास कर दिया। तो हमने कितना पैसा ज़्यादा निकाला? हमारे पास 20 था, हमने 80 निकाला, तो हमारा ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 60,000। तो ओवरड्राफ्ट क्या होगा? मुझे ओवरड्राफ्ट बैंक को वापस पे करना है, तो बैंक के लिए क्या हुआ? लायबिलिटी। तो बेसिकली जो भी मुझे किसी को पे करना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे किसी से मिलने वाला है तो मेरे लिए एसेट। लायबिलिटी के बाद आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल मीन्स जो हमारे बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं ना, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या है हमारे लिए? कैपिटल। सो कैपिटल is amount which is invested by owner in his business, इसको हम बोलते हैं कैपिटल।
कैपिटल इज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग आउट, कुछ निकालना। कहाँ से निकालना? बिजनेस के लिए, बिजनेस में से निकालना। किसके लिए निकालना? पर्सनल यूज के लिए। सो ड्राइंग्स is an amount or goods withdrawn by owner for personal use. Personal use. See, drawing is always deducted from capital. Why? Because in business we record only business transaction. हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। पर्सनल ट्रांजैक्शन ओनर के कभी भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो उसके लिए हमने जो गुड्स या अमाउंट कैश बिजनेस से निकाला है, तो वो नेचुरली कहाँ से माइनस होगा? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। व्हाट डू मीन बाय सन्ड्री डेटर्स? सन्ड्री डेटर्स कौन? सन्ड्री डेटर इज अ पर्सन from whom any amount is receivable. Any amount is receivable. जो पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं वो मेरा डेटर है। लाइक मेरा कस्टमर, मैंने कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर ने बोला सर मैं आपको 15 दिन में पेमेंट करूँगा, तो मेरे पास 15 दिन के बाद पैसा आने वाला है। सो इट्स एसेट फॉर मी। सो सन्ड्री डेटर्स क्या है? इट्स एसेट। अब देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये बिल्कुल उल्टा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम एनी अमाउंट इज पेएबल। मुझे जो पर्सन को पेमेंट करना है वो क्या है? मेरा क्रेडिटर। एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया, मुझे बैंक को पेमेंट वापस करना है, तो बैंक है वो मेरा क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, डेटर इज एसेट। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल is a legal instrument against which any amount is receivable. Bills receivable is one of the very important instrument means document। तो आप सभी को पता है कोई भी बिजनेस है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है, राइट? एग्जाम्पल, मेरे पास कोई कस्टमर है, सर मुझे आपसे कुछ माल तो खरीदना है, पर मेरे पास फिलहाल उतना पैसा नहीं, मैं आपको 1 महीने में पेमेंट दे दूँ। ठीक है, कस्टमर है, सर बात ठीक है, बट हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए? हमारे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कस्टमर को माल बेचा, उसका एविडेंस क्या है और उसका कौन सा प्रूफ है कि वो मुझे पैसा देगा? मुझे कुछ तो राइटिंग में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? एज अ सेलर मैं एक बिल ड्रॉ करूँगा ऑन माई कस्टमर कि यू पे मी विद इन 1 मंथ, जो भी है सो एंड सो अमाउंट। कस्टमर क्या करेगा? उसको साइन करके मुझे भेज देगा। अब ये मेरे लिए क्या हो गया? लीगल डॉक्यूमेंट। अब अगर कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं करता है तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूँ। Therefore, bills receivable is a legal instrument, legal document है against which any amount is receivable, जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसे मिलने वाले। तो bills receivable भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। ऐसे ही देखते हैं bills payable क्या होता है? Bills payable is a legal instrument, against which any amount is payable. So bills receivable का exactly opposite है। Bills payable is a instrument against which we have to pay the money. Is a legal instrument against which any amount is payable. आइए देखते हैं next one. What do you mean by solvent? Now solvent is a person whose assets are sufficient to pay his liability. मेरे पास sufficient asset है मेरा कर्जा पे करने। एग्जाम्पल, मेरे पास 5 लाख रुपया कैश है और मेरी लायबिलिटी 2 लाख रुपया।
तो लायबिलिटी पे करने के बाद भी मेरे पास 3 लाख रुपए बचने वाले हैं ना, तो मैं क्या होगा? सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट इज अ पर्सन whose assets are sufficient to pay his liabilities. So assets are greater than liabilities. उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन, जिसके एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, कर्जा कम है और प्रॉपर्टी ज्यादा है, दैट इज सॉल्वेंट। नाउ उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इज अ पर्सन whose assets are insufficient to pay his liabilities. So assets are less than liability. So it's a person whose assets are insufficient to pay his liabilities is called as insolvent. Clear? यहाँ तक जो टर्मिनोलॉजीज अभी तक ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट डू मीन बाय गुड्स। गुड्स, ट्रेडर जो चीज में डील करता है, जो गुड्स जो भी कमोडिटी में डील करता है, वो उसका क्या है? गुड्स है। एग्जांपल, किराना दुकान वाला है, उसके लिए शक्कर क्या है? गुड्स है। गुड़ क्या है? गुड्स है। चावल क्या है? गुड्स है। स्टेशनरी की दुकान है, उसके लिए बॉल पेन क्या है? गुड्स है। नोटबुक क्या है? गुड्स है। मारुति का डीलर है, उसके लिए मारुति की कार क्या है? गुड्स है। बट वही चीज हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी और एसेट मीन्स समथिंग विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर अ लॉन्गर टर्म, लंबे समय तक जिसको हम यूज करने वाले हैं और उससे कुछ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, वो सारी चीजें एसेट्स। सो गुड्स इज अ कमोडिटी in which a trader deals, उसको हम बोलते हैं गुड्स। transaction is a dealing between two or more traders is known as transaction। दो व्यापारियों के बीच में, दो बिजनेसमैन के बीच में जो लेन देन होता है, गुड्स लेना खरीदना, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ टेक्स प्लेस is called monetary transaction. Monetary transactions. Second है non-monetary transaction. Non-monetary transactions. Non-monetary transactions. Now what is non-monetary transaction? जहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, पैसे का कोई आदान प्रदान नहीं होता, वो सारे ट्रांजेक्शंस क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे पहले के जमाने में जो बार्टर ट्रांजेक्शन होते थे ना, किसी के पास गव है और दूसरे के पास चावल है, जिसके पास गव है उसको चावल की जरूरत है, जिसके पास चावल है उसको गव की जरूरत है, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। इट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी विल रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड। So non-monetary transactions in which exchange of money or money's worth does not take place. So transaction in which exchange of money or money's worth does not take place is called as non-monetary transactions. Clear? आइए आगे देखते हैं bad debts. Bad debts is an amount not recoverable from customer or our debtor या कस्टमर से जो पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, पैसा गया, पैसा कभी भी आने वाला नहीं है। It is called as bad debts. Bad debts is a loss, businessly loss. Depreciation, see, हमारे सबके घर में कोई ना कोई एसेट होती है, कार होती है, टू व्हीलर होती है,
एयर कंडीशनर होता है, टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अच्छा सा लैपटॉप लिया, लेटेस्ट, मैंने 70,000 में लैपटॉप खरीद लिया। मैंने उसको यूज़ किया 2 साल 3 साल, 3 साल के बाद मुझे और एक नया लैपटॉप लेना, ये लैपटॉप मुझे बेचना है। तो आपको क्या लगता है कि जो 70,000 का मैंने लैपटॉप लिया था 3 साल पहले, उसका आज भी मुझे 70,000 रुपये मिलेगा? नहीं। और एक एग्जाम्पल, हमारे घर में कार है, 10 लाख की गाड़ी ली हमने, वापरा उसको 3-4 साल, 3-4 साल के बाद बेचने जाएंगे तो हम 2 से 3 लाख रुपया मिलेगा मुश्किल से, मैक्सिमम 3.5 लाख। तो 10 लाख की गाड़ी, उसका आज वैल्यू कितना हो गया? 3.5 लाख। क्यों हो गया? रेगुलर यूजेज। जो भी एसेट को हम रेगुलरली यूज करते हैं, अगर हम एसेट को रेगुलरली यूज ना भी करें, उसको ऐसे ही रखें, तो भी क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती है ना, क्योंकि इन बिटवीन मार्केट में बहुत सारे नए नए मॉडल्स आते जाते हैं, तो पुराने वाले मॉडल को कौन पूछेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन in the value of asset, due to regular usage or wear and tear, or due to passage of time, this is called as depreciation. Now next one, profit. What do you mean by profit? प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारी इनकम कम है और एक्सपेंसेस, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है लॉस। लॉस क्या होता है? excess of expenditure over income, इसको हम बोलते हैं लॉस। क्लियर? एंट्री क्या होता है? एंट्री इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग business transaction in the books of accounts in a systematic manner. जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्री। हमने एंट्री पास की। नाउ लास्ट में देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय नरेशन। तो जब भी कोई एंट्री पास करेंगे, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, ताकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहा है उसे समझ में आएगा कि क्या लिखा है। सो नरेशन is an explanation given below the entry in the bracket and starts with the word being। हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। वो एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? नरेशन। सो आई होप आज का ये सेशन काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगा होगा आपको, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें जानने को मिली। आई होप मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया होगा वो सारा आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी क्या है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आए, तो प्लीज़ ये वीडियो को बार बार देखिए। 2, 3, 4 बार आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो कॉलेज स्टार्ट होने में बहुत टाइम है, तो इस वीडियो पे मैंने जो कुछ भी बोला है, ट्राई टू राइट इट डाउन, उसको कहीं बुक में लिखो और फिर उसको बार बार पढ़ो। ऑटोमेटिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड बिफोर गोइंग टू कॉलेज यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अकाउंट्स, बिकॉज अकाउंट्स इज वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑन यूनिवर्स। Accounts is the only subject in commerce where you can easily score 100 out of 100. I bet, guarantee. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।